बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू QET की कोर क्लास। पिछले हफ्ते हमने सिलेबस पूरा कर लिया था। इस हफ्ते के लिए हमारी नीयत ये थी कि हम करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? ICAP के ही दिए गए मॉडल पेपर से। इससे पहले कि हम आज का काम शुरू करें, पिछले हफ्ते का काम कल का सा रिविजन कर लें। तो रेशियो और प्रोपोर्शंस, हमने प्रोपोर्शन ऑफ मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालना सीखा था। कुछ याद है? कुछ समझ आई थी? कोई परेशानी? इनवर्स में हमने कहा था कि k डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन में हमने कहा था कि k मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमने क्या देखा था? यूजिंग रेशियोज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमने रेशियोज से सॉल्व करना सीखा था। फिर हमने स्पीड्स वगैरह कैलकुलेट करना सीखा था। उसके बाद परसेंटेजेस वाले मसाइल के, कौन सी चीज़, किसी चीज़ का अगर परसेंटेज है वो कितने परसेंटेज है, या अगर आपको डिस्काउंट वगैरह अगर निकालना पड़ रहा है तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला था पार्ट ओवर। एग्जाम्पल 3 छोड़ें, ये छोटी मोटी बातों के छोड़ें, असल में रियल लाइफ एग्जाम्पल पे हैं। हमने कहा कि कॉलेज की PRC की फीस है 5 लाख रुपए। फिर हमने कहा यार आप लोग बड़े नेक लोग हैं, हम आपको ज़्यादा सारा डिस्काउंट देंगे। चलें, मैंने आपकी मान दी 4 लाख का डिस्काउंट। पहले तो मुझे बता दें 4 लाख का डिस्काउंट, 5 लाख टोटल प्राइस थी, कितने परसेंट डिस्काउंट है? कैलकुलेटर से पूछें। 4 डिवाइडेड बाय 5, 4 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, एक आवाज आई 80%। कैन से कोई एग्री करेगा? तरीका समझ में आया? अच्छा, और कितने तरीके से सवाल किया जा सकता है? मैंने आपको अमाउंट दी, मैंने आपको टोटल दिया, मैंने कहा परसेंटेज निकाल दो। इस वाली शक्ल की बात हो रही है। उसके अलावा व्हाट परसेंटेज इज 25% ऑफ 80। अगर मैं आपको कहूं कि 5 लाख में से मैं आपको 80 तो बहुत ज्यादा है, 75% का डिस्काउंट दूंगा, कैसे निकालेंगे? वो तो ठीक है, पहले तो बताएं फॉर्मूला आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे क्या? 5 लाख इंटू वॉट? वो तो ठीक है, 75 लिखेंगे आप क्या कैलकुलेटर पे? 0.75। तो आपके पास क्या आएगा फिगर? 375,000। ये हो गया पहली तरीके का सवाल। अब तीसरे तरीके का सवाल क्या हो सकता है? आपने ओरिजिनल शर्ट खरीदी 40 रुपए की, और आफ्टर डिस्काउंट आपने पे किया इतना। वापस डिस्काउंट की तरफ आते हैं, इस एग्जांपल की तरफ, कि आपने पे करना था 5 लाख, आपने असल में पे किया 4 लाख। तो बताएं व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट यू रिसीव्ड। अब ये वाला तरीकेकार 4 लाख माइनस, मतलब सॉरी 5 लाख माइनस 4 लाख डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। फॉर्मूला क्या था? चेंज ओवर ओरिजिनल। तो 5 लाख मैं 500K लिख रहा हूं, माइनस 400K डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस क्या थी? ओरिजिनल, हम इस एग्जांपल में ओरिजिनल हमारी प्राइस क्या थी? 5 लाख। मैंने तो उसे म्यूट कर दिया, अब क्यों बोल रही है? डिवाइडेड बाय 5 लाख। इस हिसाब से देखें आपको टोटल की कितनी परसेंटेज जो है वो ऑफ मिली? 100 ओवर 500, 0.2 या 0.25? चेक करें एग्जैक्ट, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इस तरीके से हमने पता चला कि आपने टोटल फीस कितनी दी, और इस तरीके से आपको पता लग रहा है कि आपको टोटल डिस्काउंट क्या था। तो ये तरीके का थे। तीनों तरह के सवाल हमने एक नई एग्जांपल करके ऑन द स्पॉट सॉल्व करने की कोशिश की। किसी को कुछ समझ तो नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चलें। ग्राफ्स, हमने 3 तरीके के ग्राफ्स देखे, कुछ समझ आई थी? क्या मतलब तीनों नहीं है? परेशानी वाली क्या बात है इसमें? वो अभी देख लेते हैं, वो तो प्रैक्टिस, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, सवाल तो अभी हम देख लेंगे ना। बार ग्राफ हम कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगले पेज पे आपके सवाल का जवाब है। अगले पेज पे हमने देखा था कि यहाँ कौन सी सिचुएशन में आपने क्या यूज करना है।
तो फॉर कंपेयरिंग कैटेगरीज हम कहें कि अच्छा बच्चा, कम अच्छा बच्चा, खराब बच्चा, कैटेगरीज के लिए आपने बार चार्ट यूज किया। फॉर शोइंग ट्रेंड्स और चेंजेस ओवर टाइम आपने कहा आज उसकी क्या हालत थी, कल क्या हालत थी, परसों क्या हालत होगी, आपने यूज किया लाइन ग्राफ। और इलस्ट्रेटिंग पार्ट्स ऑफ होल, आपके पास पूरी क्लास का डाटा अवेलेबल है, आप कहेंगे कि उसमें से इतने लोग पढ़ने वाले थे, इतने लोग थोड़े कम पढ़ने वाले थे, और ये जो बाकी हैं तो किसी काम के नहीं है। तो आपने जब किसी चीज का ओवरऑल परसेंटेज दिखानी है उसके लिए पाई चार्ट अच्छा। थिंक अबाउट द मैसेज, अगर आप इंडिविजुअल कोई वैल्यू बताना चाह रहे हैं तो हाई बार ग्राफ यूज करें, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड बताना चाह रहे हैं तो लाइन ग्राफ, अगर आप प्रोपोर्शंस, ये प्रोपोर्शंस हैं, ये छोटा पोर्शन, बड़ा पोर्शन, उससे भी बड़ा पोर्शन, आपने यूज करना है पाई चार्ट। सर ये इलस्ट्रेटिंग पार्ट ऑफ होल, इसमें तो ये पाई चार्ट है, लेकिन अगर इसकी जगह हम बार ग्राफ यूज करें तो बेहतर है कि हम पाई चार्ट करें, कर सकते हैं जबरदस्ती अगर बनाना हो। मतलब कोई एग्जांपल दें, अभी सॉल्व करके देख लेते हैं। अवाम में खामोशी छा गई। चलो हम बना लेते हैं। आप क्या चाहते हैं कि पाई चार्ट बनाना है हमने किसी कैटेगरी का? अच्छा, कैटेगरी का पाई चार्ट एक हमने खड़े खड़े बना दिया। एक और पाई चार्ट चले हम बनाते हैं कि इस कैंपस की क्लासेस की क्या एलोकेशन है। तो हम कह सकते हैं कि इतना सा पोर्शन एलोकेटेड है क्यूईटी की क्लासेस के लिए, क्योंकि हफ्ते में एक ही क्लास होती है। इतनी सारी क्लासेस होती हैं पीआरसी की, इतनी सारी क्लासेस होती हैं कैफ की, ये सारा का सारा कैफ क्योंकि एक बड़ा पोर्शन है हमारा। जबकि ये जो थोड़ा सा पोर्शन रह गया इसमें आप कहते हैं हैंड्स ऑन कोर्सेज, पीपीई एंड एमएस ऑफिस। तो आपने क्या किया, ये आपने प्रोपोर्शंस बनाए किसके, इस पूरे कैंपस में मौजूद क्लासेस की एलोकेशन की, कि कौन सी क्लास कितने टाइम के लिए किस चीज में यूज होती है। फॉर इलस्ट्रेटिंग पार्ट्स ऑफ अ होल, एक पूरा कैंपस आपके पास था, हमने उसका टाइम एलोकेशन कर दी कि कौन सी क्लास के लिए कितनी हम टाइम एलोकेशन कर रहे हैं। तो ये हम पाई चार्ट से कर सकते थे। ऑन द अदर हैंड, इसी से मिलती जुलती चीज अगर हम कोई बनाना चाहें बार ग्राफ पे, कि एक दिन में कितनी क्लासेस होती हैं कौन से वाले पोर्शन की, तो एक दिन के बजाय चलें 1 वीक कर लेते हैं। एक वीक में एक क्लास सिर्फ होती है क्यूएटी की, तो यहां 1 हमने बार चार्ट बनाया, ये इसके ऊपर हमने लिखा क्यूएटी। उसके अलावा दिन में पीआरसी की कितनी क्लासेस होती हैं? पीआरसी के 5 सब्जेक्ट्स हैं, हमने थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना लिया, हमने कहा पीआरसी, ये हमने बना लिया। अच्छा, लेकिन हफ्ते की हम बात कर रहे हैं, तो हफ्ते में अगर क्यूटी की क्लास होती है पीआरसी की 5 बल्कि 6 दिन क्लासें होती हैं, 6 4 जा 24, ये तो होना चाहिए 1 और ये होना चाहिए 24 के करीब। अच्छा, कैफ के कितने सब्जेक्ट्स हैं? 8 8 6 जा, लेकिन कुछ कैफ के सब्जेक्ट 2-2 दफ़ा भी होते हैं। पीआरसी मतलब कैफ सर वसीम अकरम अलग पढ़ा रहे हैं, सर दूसरे अलग पढ़ा रहे हैं, तो यू कैन से कि कैफ की कोई हफ्ते में 50 क्लासेस तो होती होंगी रफ एस्टिमेट। और फिर मुझे इतना पता है कि पीपी की भी 3 क्लासेस होती हैं। हमने कहा कैफ और फिर हमने कहा पीपीई। चेक करें जरा, यहां हमारा मैसेज क्या था और यहां हमारा मैसेज क्या था? क्या दोनों चीजें पढ़ के कुछ समझ आ रहा है? हम चाहते क्या हैं? थीम हमारा सेम था, लेकिन दोनों तरह के ग्राफ से हम कुछ डिफरेंट तरह का डाटा बनाना चाह रहे हैं। कुछ बेहतरी है डाटे में, अंडरस्टैंडिंग में। लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं हो रहा? अब होगा। लें जी, उसके बाद हमने ग्रेडियंट बनाना सीखा था। स्लोप में हमने फॉर्मूला देखा था y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। और एक और चीज हमने इस पेज पे सीखी थी, मिड पॉइंट। वो इधर नहीं है, मेरे ख्याल से अगले पेज पे है। ग्रेडियंट में कोई मसला है? ग्रेडियंट में कुछ एग्जांपल्स भी आते हैं। पॉजिटिव ग्रेडियंट नीचे से ऊपर जाता है तो पॉजिटिव होता है, ऊपर से नीचे आता है तो नेगेटिव होता है। इंटरप्रेटिंग एंड ऑब्टेनिंग द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन बनाने का तरीकेकार कुछ याद है? हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, y = m × x - x1, जहां हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन होते थे। y इंटरसेप्ट कुछ याद है? हमने कहा था एक कांस्टेंट होता था, एक y इंटरसेप्ट होता था। ये b आपका कांस्टेंट है, ये m आपकी स्लोप है, और कांस्टेंट ही आपका होता है y इंटरसेप्ट। होपफुली ये बातें याद आ रही होंगी, नहीं तो नोट्स तो आपके पास ही हैं। उसके बाद हमने लेंथ और मिड पॉइंट्स निकालने सीखे थे। क्या फॉर्मूला था? स्क्वायर रूट के अंदर
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का स्क्वायर और मिड पॉइंट x1 प्लस x2 का आधा प्लस y1 प्लस y2 का आधा। और क्या था? सॉल्व सिंपल लीनियर इक्वेशन। हमने इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी थी 3 तरीकों से। पहले हमने देखा कि नहीं, फैक्टराइजेशन तो उससे अगले पेज पे, फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक के केस में थे। हमने कहा था एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन को इक्वेशन में से माइनस करें। दूसरा तरीका था x की वैल्यू निकालें, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। और तीसरा तरीका हमने कहा था कैलकुलेटर जिंदाबाद। और आगे चलें नेक्स्ट पेज पे, फ्रैक्शनल इक्वेशंस, ये भी हमने देख ली थी। ये सॉल्व लीनियर इक्वेशंस विद 2 अननोन्स, ये हमने एक साथ सॉल्व करनी सीखी थी। फिर क्वाड्रेटिक में आया था कि या तो इस फैक्टराइजेशन से कर लो, सोचो कौन से 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होके बीच वाला नंबर बन रहा है, और सॉरी ऐड होके बीच वाला नंबर बन रहा है और मल्टीप्लाई होके लास्ट वाला नंबर बन रहा है। ये हमने आसान तरीका देखा था कैलकुलेटर जिंदाबाद। कैलकुलेटर याद है कुछ करना कैलकुलेटर से? बस सॉल्व इनइक्वालिटीज, और इनइक्वालिटीज देख लेते हैं। इनइक्वालिटीज में इससे अगला, हाँ, इसमें जाते जाते एक शिकवा भी रह गया था एक भाई का, तो वो भी सही कर देते हैं। जाते जाते पिछली क्लास के बिल्कुल आखिर में एक बात हमसे जरा इनकरेक्ट हो गई थी, अभी वो क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे आखिरी जो सवाल था x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 वाला, इसका ग्राफ दोबारा बनाते हैं। शायद पिछली क्लास में कोई गड़बड़ हो गई थी, कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल से कर लेते हैं, अगर फिर भी कोई गुंजाइश कमी रह गई तो पूरा दोबारा देख लेंगे। कुछ इस किस्म का हमारे पास होगा ग्राफ। अब x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 का क्या मतलब है? अगर आप y 0 कर दें तो x ग्रेटर देन 5, और अगर आप y 0 कर दें तो y ग्रेटर देन 5। तो अगर x 5 यहां है और y 5 यहां है, इनके बीच में कुछ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब आपने सोचना है कि आपका फीजिबल रीजन कहां है जहां इसके सॉल्यूशंस फॉल करें। कोई ऐसा एरिया जहां x भी 5 से ज्यादा हो और y भी 5 से ज्यादा हो। तो अगर मैं आंखें बंद करके इधर उंगली लगाऊं, सॉरी पेन लगाऊं, यहां आपका x क्या है? 3 या 2 जो भी है। आपका y क्या है? तो क्या आपकी इनइक्वालिटी सच्ची साबित हुई? क्या x स्मॉलर देन ग्रेटर देन 5 है? नहीं, 3 तो स्मॉलर देन 5 होता है। चलें y का भी देख लें, y 1 है, क्या 1 ग्रेटर देन 5 होता है? तो हम कहेंगे ये वाला एरिया तो आपका फारिग है। हम कहेंगे ये वाला एरिया, इससे बाहर वाला एरिया आपका फीजिबल रीजन है। फीजिबल रीजन वो जहां आप कोई भी डॉट लगाएं आपकी इनइक्वालिटी पूरी होगी। मैंने आंखें बंद करके यहां डॉट लगाया, इस डॉट का क्या मतलब है? y आपका 6 है, क्या 6 5 से बड़ा होता है? यहां y 4 से थोड़ा सा ज्यादा है, 4.1 कह लें या चलें 4.5 कह लें। क्या 4.5 उससे ज्यादा होता है? सॉरी, यहाँ 4 नहीं, यहाँ 5 आना था। तो 5.1 ये है, क्या 5.1 5 से ज्यादा होता है? क्या हमारी इनइक्वालिटीज पूरा उतर रही हैं इस डॉट वाली जगह पे? तो हमने कहा कि ये सारा का सारा रीजन हमारे लिए फीजिबल है। यहां हम जो भी डॉट लगाएंगे हमारा इन चीजों पे पूरा उतरेगा। क्लैरिटी है? एक आधा सवाल और कर लें, एक सवाल और करें। सवाल की इक्वेशन बनाएंगे आप, मुझे बताएं x क्या है, बल्कि मुझे कोई भी उल्टी सीधी सी इक्वेशन बना दें। 5x + 12y = 500, जो आपके दिल में आता है बोल दें। चलो, मैंने क्या कहा? 5x प्लस कितना y? 12y इज स्मॉलर देन व्हाट? 500। अब पहले तो हमने हिसाब लगाना है x क्या है, y क्या है। y हमने 0 कर लिया, x क्या आया? सिंप्लीफाई भी तो करें। x ये वाला 500 दे जाके डिवाइड होगा। x इज स्मॉलर देन 100, इधर हाथ रखा, y क्या आया? 500 डिवाइड बाय 12 कर लें जरा कैलकुलेटर। 41.6। y इज स्मॉलर देन 41.66। मैं एम 42 लिख रहा हूं। अब ग्राफ सोचें इसका किस किस्म का बनेगा। अब हमें ऐसा ग्राफ चाहिए जो 100 तक जाए। तो इंस्टेड ऑफ मैं 1 2 3 लिखना शुरू कर दूं, क्यों ना मैं 20 वाली सीरीज शुरू करूं। मैंने कहा कि ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है,
ये 80 है और ये 100 है। इसी तरह इधर भी करना पड़ेगा, 20, 40, 60, 80, पूरा 100। अब x शुड बी स्मॉलर देन 100। लाइन पॉइंट तो हमने ये बता दिया कि 100 के आसपास आपका कुछ x है। y इज स्मॉलर देन 42। 40 अगर यहां है, 42 यहां होगा, इससे थोड़ा ऊपर, बीच में एक तो स्ट्रेट लाइन खींच दें, तकरीबन स्ट्रेट है। अब स्मॉलर देन वाला साइन है कि ग्रेटर देन वाला साइन x की तरफ? तो जरा मुझे सोच के बताएं कि इसके अंदर वाले डॉट्स इस बात पे पूरा उतरेंगे, इससे बाहर वाले? मेरा दिल कह रहा है कि इसके अंदर वाले। क्यों ना वेरीफाई कर लें। मैंने पॉइंट अब आंखें में बंद नहीं कर रहा, मैं देख के लगा रहा हूं पॉइंट इधर। x आपका 20 है, y आपका 20 है, इनइक्वालिटीज पूरी उतरी? यस। लेकिन अगर मैं डॉट लगा दूं यहां, x क्या है? x आपका अभी भी लिमिट्स में फॉल कर रहा है, लेकिन क्या आपका y लिमिट्स में है? तो अगर एक चीज़ भी लिमिट्स में नहीं है, हम कहेंगे कि इनइक्वालिटी पूरी नहीं हुई। हमने कहा ये हमारा फीजिबल रीजन नहीं है। यहाँ इसके अंदर अगर कोई बात होगी तो वो आपकी इनइक्वालिटी ठीक होगी। तो कुछ बेहतरी आई। प्रैक्टिस की तरफ चलें। पिछले सवाल बोलें। एस्टिमेटेड पे वापस ले जाते हैं, कोई मसला नहीं। राउंड ऑफ नहीं करते 5 की वैल्यू, जब 5 से बड़ी की वैल्यू ये 5 आ जाए तो राउंड ऑफ करते हैं एक वैल्यू, वो भी आ रहा है। ये तो नहीं, लेंथ ऑफ अ रूम पढ़ें जरा, ये क्या कहना चाह रहे हैं। लेंथ ऑफ अ रूम, यूजिंग अ नोन ऑब्जेक्ट एस्टिमेट द रूम लेंथ। हमने कहा कि हमारे पास कोई फीता नहीं था, कोई स्केल नहीं था, लेकिन हमारे पास एक दरवाजा पड़ा हुआ था। हमें इतना पता था कि वो दरवाजा 80 इंचेस लंबा है, तो हमने दरवाजे से उठा के नापना शुरू कर दिया। सोचें ये दरवाजा है, मतलब छोटा मैं करके बता रहा हूं, सोचें ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने दरवाजा इस तरह रखा, यहां तक गया होगा, मैंने यहां उंगली रख दी, फिर मैं यहां तक गया, कैमरा आ रहा है। अब इस तरह मैं नापता चला गया, तो इस तरफ 8 दफा मैंने दरवाजे को रखा, तो रूम की लेंथ पूरी हो गई। तो हम एस्टिमेशन कर रहे हैं। अब हमारे पास सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ नहीं था, हमारे पास एक दरवाजा था। हमने कहा अगर दरवाजा तकरीबन अब दरवाजे की एग्जैक्ट इंचेस हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने कहा तकरीबन 80 इंच का दरवाजा है और 8 दफा ऐसे रखो तो कमरे की दीवार पूरी हो जाती है। तो 80 इंटू 10 800 मीटर का, एक मिनट, 80 इंचेस का दरवाजा था, आपने 10 दफा रखा तो कमरे की लेंथ पूरी हो गई। तो 80 इंटू 10 800 इंचेस हो गए पूरे। ये बात एस्टिमेशन की हो रही है। अगर आपके पास सचमुच का फीता हो फिर तो एस्टिमेशन का चक्कर ही खत्म। आप एग्जैक्टली वहां से लेके फीता वहां तक रखें, आपके पास एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगी। तो ये था एस्टिमेशन। राउंड ऑफ आगे या पीछे? यही है। इसमें देखें कौन सा नंबर तंग कर रहा है, कौन सा पॉइंट? अब पॉइंट के बाद वाली राउंड ऑफ होती है, पॉइंट से पहले वाली राउंड ऑफ होती है, 2 से आना। पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा देख लेते हैं। आपको वो कहेगा कि मुझे इतनी डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दो। एक एग्जांपल खुद ही बनाते हैं और इसे हर तरह के डेसिमल प्लेस के लिए खुद ही राउंड ऑफ करते हैं। मुझे एक उल्टा सीधा सा नंबर बता दें जिसकी बहुत सारी डेसिमल प्लेसेस हो। 5.87694226। अच्छा, मुझे अब पूछा जा रहा है कि इसे कितनी डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम कहां तक राउंड ऑफ कर सकते हैं? अब अगर मैं कहूं यहां तक राउंड ऑफ कर लो। अब 3 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है? हमने देखना है जो चीज हम उड़ा रहे हैं, जो चीज हम गायब कर रहे हैं, 9 को गायब कर रहे हैं, वो 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है? वो अगर 5 से बड़ा है तो इससे आप गायब करके जो इमीडिएटली पीछे वाला नंबर है उसे 1 इंक्रीज कर दें। इसका आंसर आएगा, अगर हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें, आंसर आएगा 5.877। ये वाला 6 7 बन गया क्योंकि पीछे 9 था। अब अगर हम कहें कि हम 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे, 9 के बाद क्या आ रहा है?
5 से कम होता है, कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज आ जाएगा 5.8769। अगर मैं कहूं 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दो, 1 2 7 के बाद क्या है 6, 5 से ज्यादा होता है, क्या लिखेंगे 5.7 बड़ा होके 8 हो जाएगा, 5.88। ये चीज थी। सर अगर सेम हो जाए 5 भी आ जाएगा सर, हाँ ये भी देखो। क्या मतलब, अच्छा 5 के केस में फिर हम और आगे जाते हैं। अगर आपके पास खुदा ना खास्ता यहां होता 8.7659, तो अब आपने जाना है, वैसे तो कहते हैं कि 5 को राउंड अप कर दो, लेकिन उससे ज्यादा एक्यूरेट तरीका होता है आप 5 से भी अगले नंबर पे जाओ। 5 के बाद 9 है, 9 इससे बड़ा होके 6 बना देगा, और फिर इस 6 को आप राउंड ऑफ करेंगे 8.767। तरीका समझ आया? 5 के साथ क्या था 9 बड़ा है तो 5 भी बड़ा हो गया, तो हमने 5 को 6 कंसिडर किया और उसे 5.67 कर दिया। 5 के साथ 3 आ जाए, हम इसे 5 ही रहने देते हैं और 7.66 कर देते हैं। तरीकाकार समझ आया? कोई परेशानी वाली बात? आइए प्रैक्टिस की तरफ। क्यूईटी मैथमेटिक्स पोर्शन, क्यूईटी ले जी। टोटल देखें कितने सवाल हैं आपके पेपर में मैथ्स के, 30। तो क्या ख्याल है 30 के 30 कर लें या 15-15 करके 2 दिन तक करना है? सारे कर लें ताकि एक क्लास पहले फ्री हो जाए। ये जो ग्रुप में भेजे हुए वो है ना? हाँ, ये रेहान साहब ने जो सेंड किया था वही है, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। 3/4 रिप्रेजेंट्स, याद करें पहला स्लाइड का पहला पेज जी। इरेशनल वो है डिवाइड क्या है? हाँ अच्छा, वो तो ठीक है, जरा डिस्कशन तो कर लें दे, इतनी जल्दी भी नहीं करनी। एक मिनट, सारे सोच लें। एक भाई ने कह दिया ए है, मैं नहीं मानता, आप लोग बताएं वाकई है 3/4 इरेशनल नंबर क्यों है, होल नंबर क्यों नहीं है? बटे में इरेशनल होता है। ठीक है, याद है इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। आप भी एग्री करती हैं? ठीक है, फिर यही होगा। नेक्स्ट, आउट ऑफ दीज नंबर्स वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका फैक्टर है 13? फैक्टर वो वाले नंबर जिनसे 13 डिवाइड हो और पॉइंट्स में आंसर ना है। बारी बारी शुरू हो जाए। 52 डिवाइड बाय 13 क्या आता है? 4 सही है ये। पूरा 4 आता है। हमने कहा जो भी आंसर होगा उसमें 52 जरूर होगा। ऑप्शन ए कैंसल, ऑप्शन बी कैंसल, ऑप्शन सी या डी में से कोई ऑप्शन है। अब जरा 62 डिवाइडेड बाय 13 करें। वैसे अगर हमारे पास थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो हम 62 डिवाइड बाय 13 करेंगे नहीं, क्योंकि आंसर या तो ये है या तो ये है। 68 डिवाइडेड बाय 13 करके देखें, पॉइंट में आंसर है। फिर ऑप्शन डी होगा। फिर भी दिल की तसल्ली कर लें, 78 डिवाइडेड बाय 13 क्या होता है? पूरा 6 होता है, कोई पॉइंट्स में आंसर नहीं है। ले जी, ऑप्शन डी है। यार तो हमने 2 मिनट में 2 सवाल कर लिए, ये तो आज 30 के 30 हो जाएंगे। ले जी, अगला जरा स्लो करते हैं। व्हाट विल बी द अलजेब्रिक स्टेटमेंट ऑफ दिस, मतलब ये जो आपके पास सीक्वेंस है 4 12 24 40। हमारे टेस्ट में भी आया था। अभी आ गया। अच्छा, एक एक करके चारों ऑप्शंस ट्राई करें। ए आपका है n इंटू 3 प्लस n इंटू 3। तरीकेकार हमने क्या सीखा था नोट्स में कि n के बजाय की जगह आपने वैल्यूज पुट करनी है 1 2 3। तो अगर मैं 1 वैल्यू पुट करूं, 1 3 ज़ा 3 प्लस 1 3 ज़ा 3 क्या बना? 6। तो सीक्वेंस में है ही कहीं नहीं। ऑप्शन बी हो गया कैंसिल, और ऑप्शन ए हो गया कैंसिल। अब ऑप्शन बी देखते हैं। इससे पहले कि हम मजीद बात करें, ये n रेस टू पावर 2 है। ये मतलब 2n 2 नहीं है, 2n स्क्वायर है। तो 2n स्क्वायर प्लस 2n 1 पुट करें। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 2 ज़ा क्या होता है? प्लस 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 4 होता है। जब हमने n 1 पुट किया आंसर 4 आया। 4 है सीक्वेंस में। ले जी, अब 2 पुट करके देखें। 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 1 ज़ा, सॉरी 2 2 ज़ा 8 प्लस 4 कितने होते हैं? क्या 12 आपकी सीक्वेंस में है? है। हमारा दिल कह रहा है कि ये ऑप्शन होगा।
लेकिन क्यों ना फिर भी तसल्ली कर लीजिए, ऑप्शन सी और डी भी देख लें। n+3 का स्क्वायर, तो n+1 क्या होता है? n आपका 1 है तो 1+3 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ सॉरी 4 का स्क्वायर 2, 4 2 यानी 4 16। तो क्या 16 हमारी सीक्वेंस में है? ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। आखिरी ऑप्शन चेक करें, 2n+2n। 1 की जगह क्या लिखा? 1 और n की जगह क्या लिखा? 1। क्या आया? 2 1 2 प्लस 2 1 2 4। एक मिनट, 4 तो सीक्वेंस में है, कोई मसला नहीं। n 2 पुट करके देख लें, 2 × 2 प्लस 2 × 2, 2 2 4, 2 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 आपकी सीक्वेंस में है। तो अब सोच के मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बी। तरीकेकार समझ में आना चाहिए, बाकी खैर है। आ रही है समझ? नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 4913 सेंटीमीटर क्यूब, देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज। पहली बात तो ये कि आपको शायद वॉल्यूम का फॉर्मूला याद हो, लेंथ का क्यूब नहीं भी याद। इस सवाल में एक बहुत बड़ा हिंट है, 4913 सेंटीमीटर क्यूब, तो जरूर सेंटीमीटर को क्यूब किया होगा तो सेंटीमीटर क्यूब आया होगा। तो जरा बारी बारी इन चारों ऑप्शंस को करके देखें कहां 4913 बनता है। एक आधी गवाही और आ जाए। सब कह रहे हैं 17, जिन साहब तीसरे नंबर पे 17 कहेंगे बस कैलकुलेटर कोई नहीं, उन्हें तुक्का मारा है। तो ऑनलाइन वालों कैलकुलेटर आप भी हाथ में रखो। हाँ जी 17। अच्छा लॉक कर दिया, 17 हमने टिक कर दिया। इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब इज b सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मस्ट बी, उसका ऑपोजिट 20 का क्यूब ले लें। 8000 के 4000 या 2400 या 6000। 20 to 20 आ गया 8000 सेंटीमीटर क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर रूट्स बिटवीन 250 एंड 300 आर। अब इन सारे ऑप्शंस को बारी बारी चेक कर लें, इनमें से कौन कौन सी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। कैलकुलेटर पे ये वाला साइन डालें और इसमें लिखें 252, देखें क्या आंसर आता है। पॉइंट्स में आएगा, एक दफा तसल्ली तो कर लें वरना बहुत जल्दी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। 15.87 ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी के लिए चेक करें, स्क्वायर रूट 262। ऑप्शन बी भी गया। स्क्वायर रूट 256, दिल कह रहा है कि 256 किसी का स्क्वायर रूट होगा, किसका? 16 का। अब इसका पार्ट बी भी चेक कर लें, सी का ही। स्क्वायर रूट 289 क्या होता है? सेवनटीन। हमने कह दिया कि जो ऑप्शन सी है उसमें दो अदद नंबर लिखे हैं, ये दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं बिटवीन 250 और 300। एक मिनट ये भी कंफर्म कर लें, क्या है दोनों फिगर्स 250 से 300 के बीच में आती हैं? नहीं जी, 6 सवाल हो भी हुए। बाय कन्वर्टिंग 52% इनटू अ फ्रैक्शन द आंसर विल बी। 52% का क्या मतलब हुआ? 52 over 100। मैं ऑप्शंस की तरफ देख ही नहीं रहा, मैं अपनी सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं। 226 जा 52 और 250 जा 100। मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है? 213 जा 26, 225 जा 50। मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है? मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। देखें कैसे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है। लें जी 13 over 25, 13 over 25 है ऑप्शन आपका बी। द रेशियो ऑफ 600 मिलीलीटर टू 1 लीटर इज, वंस अगेन 600 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। 2 0 इससे कटे, 2 0 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। क्या 3 over 5 कोई ऑप्शन है? 3 over 5 आपका ऑप्शन बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज अ हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर इट्स ग्राफ? अभी देख लेते हैं।
x इज इक्वल टू 9, ये वाली लाइन होगी, यहां x 9 है। अब आप y 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, x आपका 9 ही आएगा। क्या इस लाइन को आप प्यार से हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे? हॉरिजॉन्टल कहेंगे कि वर्टिकल कहेंगे? ये वर्टिकल है। अच्छा, एक और लाइन चेक करें, y इज इक्वल टू 9। हमने कहा यहां y 9 था, अब यहां x 1 है, यहां x 2 है, यहां x 3 है, लेकिन y हर जगह 9 ही है। क्या ये लाइन वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? तो हमें चाहिए कौन सी थी? हॉरिजॉन्टल। तो क्या ये सेकंड वाली लाइन y इज इक्वल टू 9 हॉरिजॉन्टल लाइन ही निकली? क्या हमें बाकी दो ऑप्शंस चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। पहले तो बताएं वर्टिकल लाइन क्या होती है। सीधी लाइनों को कहते हैं वर्टिकल लाइंस, लेटी हुई लाइनों को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है। पहले हमने x इक्वल टू 9 की लाइन बनाई, यहां x 9 था, y जो मर्जी हो x 9 ही रहेगा। ऑन द अदर हैंड y यहां 9 है, तो ये वाली लाइन में से कौन सी लाइन हॉरिजॉन्टल है, कौन सी लाइन वर्टिकल है? तो y वाली लाइन आपका ऑप्शन है। जिसने कहा दोबारा समझाया वो खुद आके समझाया। चलो यार, फिर नहीं समझ आई कोई बात नहीं, टाइम ही वेस्ट करना है ना, मजाक कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, वापस आते हैं सवाल की तरफ। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, हमने आधे 1/3 ऑफ द सवाल कर भी लिए, शाबाश। द राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 823 किलोमीटर टू द नियरेस्ट 10 इज। नियरेस्ट 10 का क्या मतलब है? तो नियरेस्ट 10 823 के करीब क्या हुआ? 820 या 830 या 800? ऑप्शन सी और डी भी एक नजर देख लें। ऑप्शन 820। नियरेस्ट 10 का हमने क्या मतलब देखा था? 820 होगा या 830 होगा। और 3 का क्या मतलब है? ऊपर राउंड डाउन करें या नीचे राउंड डाउन करें? नीचे राउंड डाउन करेंगे। आपका आंसर आना चाहिए 820। 100, हाँ पूरा 800 आ जाता। यू आर राइट। नेक्स्ट, द क्लोजेस्ट एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 22.75 एंड 325.56 इज। जरा इन दोनों नंबरों को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई तो करें। सात 7,406 इनमें से किसके ज्यादा करीब है? 64,000, 74,000, 6,400 या 7,400? तो वो 7,400 हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ज़ारा साहिबा ने बहुत सारे टॉयज खरीदे फॉर अ टोटल ऑफ 9,265 रुपए। हर टॉय इक्वल प्राइस का था। ये परचेज करने के बाद उनके पास 1,015 रुपए बच भी गए। तो बताएं कॉस्ट ऑफ ईच टॉय एंड द अमाउंट शी हैड। उनके पास टोटल कितने पैसे थे और एक खिलौना कितने सारे पैसों का था। तो ये हिसाब लगाने के लिए कि उनके पास टोटल कितने पैसे थे, आप सिंपली प्लस कर दें उन्होंने खर्चा कितना किया, उनके पास बच कितने गए। इन दोनों को ऐड करें जरा। 10,280 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। स्टिल दिल की तसल्ली के लिए दूसरी वाली चीज भी निकाल लेंगे। 545 कैसे आया? 9265 डिवाइड बाय 17 करके देखें। ए ऑप्शन है, आप भी एग्री करती हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर्स, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर 0, 0, 4, 10, 5 एंड 5? एवरेज का फॉर्मूला याद है? 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय n। कितने नंबर हैं? डिवाइडेड बाय 6। देखें जरा क्या होता है। 6 4 ज़ा 24। क्या 4 कोई ऑप्शन भी है? 4 है आपका ऑप्शन। 2 इंटू 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या बनता है? 2 2 ज़ा 4, 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 64 मल्टीप्लाई बाय 2 3 ज़ा 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है?
64 इंटू 36 कैलकुलेटर से पूछें क्या होता है? 2304 2304। सब एग्री करेंगे? सारा, मरियम और मैं क्या करेंगे? डिवाइड ₹300 इन द रेशियो 246। मेरे पास ज्यादा हिस्सा आया? यस। द अमाउंट ऑफ मनी दे विल रिसीव रिस्पेक्टिवली। अब इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम ऑप्शंस चारों चेक कर लें कि क्या ये रेशियो में है कि नहीं, और दूसरा तरीकेकार ये कि हम कैलकुलेट करें क्या रेशियो बननी चाहिए। तो 300 मल्टीप्लाई बाय सारा साहिबा की क्या रेशियो है? 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय टोटल क्या है? 6 + 4 10, 10 + 2 12। 300 इंटू 2 डिवाइड बाय 12 करें। 50। सारा साहिबा का आएगा हिस्सा 50। कोई ऑप्शन है जिसमें 50 आ रहा हो? ऑप्शन डी देखने में सही लग रहा है। मरियम साहिबा का पोर्शन क्या है? 300 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि जो पिछला आया 2 के हिसाब से उसका डबल 100। अब कॉमन सेंस कहती है कि एक बंदी को 50 मिले, एक बंदी को 100 मिले, पीछे कितने पैसे बच गए? 150। और जो बंदा था अब वो 150 से दे दे। आपके पास मेरे पास 50, 100 और 150। हाँ भाई, समझ आई? मजा आया? वेरी गुड। By converting 142.5 into a decimal, the answer will be। डेसिमल बनाने के लिए क्या करते होते थे? डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? सोचिए जरा। डिवाइड करेंगे, परसेंटेज है, डिवाइडेड बाय 100 करें जरा। 142.5 था जिसे डिवाइड बाय 100 किया। जी। कौन सा आया फिर सही? दूसरा 1.425, बस ठीक है, वही सही होगा। नेक्स्ट चला दें, चलें, शुक्रिया। नेक्स्ट, 6 पाइप से एक टैंक भरा जा रहा है। कितना टाइम लगा टैंक भरने में? 80 मिनट। नहीं जी, लिख लेते हैं। कोई इससे डिसएग्री तो नहीं करेगा कि 80 मिनट लगते हैं? 1 घंटा 20 मिनट, मिनट्स में कन्वर्ट करें कितने मिनट्स होंगे? हमने कहा 80 मिनट लग रहे हैं अगर 6 पाइप्स होते। अगर पाइप्स 6 के बजाय 5 हो जाएं तो कितना टाइम लगेगा? अब क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहां? परसेंटेजेस वाला, रेशियोज वाला, प्रोपोर्शंस वाला, या कौन सा? चलें, इस हिसाब से देखते हैं कि आपने 6 पाइप्स मिलके कितना टाइम लगा रहे हैं? 80 मिनट। अब इतनी कॉमन सेंस तो है कि अगर पाइप कम हो गया तो टाइम ज्यादा लगेगा। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां टाइम ज्यादा लग रहा है? लो जी, सारों में ही ऑप्शन ज्यादा है। हमारी थोड़ी सी लॉजिक तो फेल हो गई, कोई बात नहीं। अब प्रोपोर्शंस बनाते हैं। प्रोपोर्शन हम किस तरह बनाएंगे? 80 डिवाइडेड बाय 6 या 80 मल्टीप्लाई बाय 6? दोबारा सोच लें, हमें कुछ ना कुछ प्रोपोर्शंस इसकी बनानी है। हमारे पास 6 पाइप्स थे, अब हमारे पास 5 पाइप्स रह गए हैं। टाइम कितना इंक्रीज हो जाएगा? तो अगर हम कोई परसेंटेजेस में लेके जाएं कि हमारा अगर पाइप्स कितने परसेंट कम हो गए? 6 - 5 ओवर ओरिजिनल पाइप्स हमारे कितने थे? 1/6 क्या हुआ? 16.67%। हमारा 16.67% पाइप कम हो गए तो हमारा टाइम भी 16.67% बढ़ जाना चाहिए। 80 इंटू 1.1667 देखें क्या आता है। 93 मिनट्स का क्या मतलब है? 1 घंटा और 36 मिनट, सॉरी 33 मिनट। सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है? 1 घंटा 36, तो 3 मिनट का गैप है।
ऑप्शन ए ठीक लग रहा है? तरीके का समझ में आया कि हमने कितना परसेंट हमारा पाइप्स कम हुए, उसी परसेंटेज से आपका टाइम बढ़ जाना चाहिए। रेशोज हमने यूज की। तो 1 घंटा 36 मिनट या एग्जैक्टली 1 घंटा 33 मिनट अब आपका टाइम हो जाएगा, क्योंकि आपका एक पाइप हो गया है कम। नहीं जी, 17 सवाल हो भी गया, दिस इज ज्यादा। एक नया लैपटॉप $1200 का आता है। 1 साल बाद उसकी वैल्यू 15% कम हो जाएगी। दूसरे साल बाद उसकी वैल्यू फिर 10% कम हो जाएगी। तो बताएं 2 साल बाद उस लैपटॉप की क्या वैल्यू रह जाएगी? 1200। 15% वैल्यू कम करने के लिए क्या करें? लंबा रूट ये होगा कि पहले उसका 15% निकालें, फिर उसमें से लेस करें। शॉर्टकट क्या होगा? 1200 इंटू 0.85। 0.85 कहां से आया? 100 माइनस 15%। 1200 इंटू 0.85 करें, देखें क्या आता है। 10-20। अब सवाल हमारा यहां सॉल्व नहीं हुआ। उसने कहा अगले साल यानी कि ईयर 2 में उसकी वैल्यू फिर 10% गिर जाएगी। अच्छा, गिराएं से 10% और 1020 इंटू 0.9, देखें क्या आता है। क्या 918 कोई ऑप्शन है? वेरी गुड। अगर एक बेकर के पास 50 चॉकलेट केक थे और उसने 35 बेच दिए, कितने परसेंट केक्स बिक गए? 35/50। क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम? 5 7 35, 5 10 50। तो 7/10 क्या परसेंटेज बनी? 70। क्या 70 कोई ऑप्शन है? दोनों साइडों पे समझ आ रही है? याद आया पिछले क्लास वाले दिन मुझे रात को एक भाई का मैसेज आया क्यूईटी वाली क्लास का कि सर जी 1-2 सवालों के अलावा पूरा मॉडल पेपर सॉल्व हो गया। तो होपफुली वो 1-2 सवाल आपके हाथ सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, द प्राइस ऑफ A1 कौन है? हमें नहीं पता। तो द प्राइस ऑफ A1 इन 2014 इज 24 रुपए पर केजी, विच इज 20% मोर देन व्हाट इट वाज इन 2010। 2010 में जो भी प्राइस थी उसमें 20% इंक्रीज हुआ तो प्राइस हो गई 24। क्या इक्वेशन बनेगी? 2010 में प्राइस थी x को मल्टीप्लाई किया गया 1.2 से, तो आंसर आया 24 रुपए पर केजी। x निकालने के लिए अब हम क्या करें? 1.2 डिवाइड करें, क्या आंसर आता है? 24 डिवाइड बाय 1.2 करना था। वंस अगेन ऑनलाइन वालों की डिस्क्लेमर है कि जो 19.2 कह रहे हैं उनके पास कैलकुलेटर कोई नहीं है, वो तुक्के लगा रहे हैं। अच्छा किया है, चलें मोबाइल है। 20 आता है वैसे, नहीं है तो फिर दोबारा मोबाइल से कैलकुलेट कर लें। 24 डिवाइड बाय 1.2। एक मिनट, न्यूट्रल पार्टी बताएगी कि क्या आंसर आ रहा है। एम ही नहीं आ रहा, 20 है। ले जी, 20 रुपए प्राइस थी 2010 में, जो कि बढ़ के हो गई 2014 में 24 रुपए। जी कोई मसला नहीं, दोबारा देखते हैं। इसे दूसरे तरीके से करते हैं। 24 रुपए आपकी है प्राइस 2014 में। किसी प्राइस में कुछ ऐड हुआ होगा, पॉइंट कितना? x प्लस 0.2x इज इक्वल टू 24। इससे अगर आप सॉल्व करें क्या आंसर आता है? 20% उसमें ऐड किया जाएगा, उसी अपना x का ही 20%। अगर x 10 रुपए था तो उसका 2% कितना? 2 रुपए उसमें ऐड किए जाएंगे तो 12 रुपए हो गया। अगर x 100 रुपए होता उसमें उसी का 20% यानी कि 20 रुपए ऐड किया जाता, चीज 120 की हो जाती। तो अब x क्या है हमें नहीं पता, उसमें x का 20% ऐड हुआ तो 24 बन गया। सॉल्व करें क्या आएगा? 1 प्लस 1.2, 1.2x इज इक्वल टू 24। 24 डिवाइड बाय 1.2 कर लें। आ गया।
इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ द कैंडिडेट्स सेकंड क्लास में गए। अच्छा, अगर ये डाटा पाई चार्ट के थ्रू दिखाया जाता तो बताएं डिग्री एंगल क्या बनता। सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं? टोटल बंदे कितने थे? 40%, हमें नहीं पता कितने बंदे थे, तो 360 का 40% क्या होता है? 360 इंटू 0.4, क्या 144 कोई ऑप्शन है? वेरी इजी। नेक्स्ट, पॉपुलेशन का ग्राफ बनाने के लिए बेस्ट डायग्राम कौन सी है? जी फिल इन द ब्लैंक आ गई आपके पास। अब ऑप्शंस नहीं है, लेकिन चूंकि आपने पढ़ा हुआ है तो आपके माइंड में होगा कि कुछ 3 तरह के ग्राफ होते हैं। वैसे तो बड़ी तरह ग्राफ्स होते हैं, आपने कितने पढ़े? 3। तो क्या हम इस तरह का ग्राफ बनाएंगे कि 2014 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2015 में इतनी पॉपुलेशन थी, या हम इस तरह की लाइन बनाएंगे कि 2010 में इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर थोड़ी और इंक्रीज हुई, फिर थोड़ी और इंक्रीज हुई, फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, या हम पाई चार्ट बना देंगे कि 2014 में इतनी थी, 2015 में इतनी थी, 2016 में कितनी थी? देखिए सबसे बेस्ट लाइन कौन सी लग रही है? हाँ जी, कौन सी? अब अगर हम अपनी जो थ्योरी में पढ़ा था उसकी तरफ माइंड करें तो ओवरऑल ट्रेंड्स दिखाने के लिए सबसे बेस्ट लाइन कौन सी थी? कैटेगरीज, ट्रेंड्स, प्रोपोर्शंस। हम क्या दिखाना चाह रहे हैं फिलहाल? पॉपुलेशन का ट्रेंड या पॉपुलेशन की कैटेगरी? तो ट्रेंड बनाने के लिए सब अच्छा, इस वाले ग्राफ का नाम क्या था भला? लाइन ग्राफ। वेरी गुड। अच्छा, ऑप्शंस थे, नेक्स्ट पेज पे थे। अब लो जी, हम जो ऑप्शन लगा के बैठे हैं वो तो आंसर ही नहीं है। अब क्या करें? पाई चार्ट हो सकता है? नहीं। स्कैटर प्लॉट। वंस अगेन इस लाइन चार्ट का एक नाम स्कैटर प्लॉट भी होता है। स्टैट में आपने पढ़ा, मतलब जो लोग अभी क्यूएम पढ़े उन्होंने पढ़ा होगा कि इस तरह की लाइन का एक नाम होता है स्कैटर प्लॉट। तो लाइन ग्राफ को स्कैटर प्लॉट भी कहते हैं। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी कर्व। ओ, एक और स्टैट का सवाल। चलें, आप लोग जो कि क्यूएम अभी नहीं पहुंचे, जस्ट वो पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं सिमेट्री होती क्या है। थोड़ा सा आपको स्टैट की इंफॉर्मेशन अभी से दी जाए। फ्रीक्वेंसी कर्व हैज अ लॉन्गर टेल टू द लेफ्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन इज। आपके सवाल में, आपके दिमाग में पहला सवाल ये आना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, फिर आपके दिमाग में आना चाहिए फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, फिर आपके दिमाग में आना चाहिए टेल क्या होती है। टेंशन ना लें, टाइम बहुत है, मैं आपको तीनों चीजें बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर मैं कहूं कि मेरे सामने कुछ 10-12 बंदे चल फिर रहे हैं, उनकी मैं हाइट्स मेजर करने के मूड में आ जाऊं, तो आमतौर पे डाटा किस तरह का होता है? आपको 2 बंदे मिलेंगे 5 फुट 9 इंच के, फिर एक कोई बंदा थोड़ा सा कम, आप कहेंगे 5 फुट 8 इंच, फिर एक कोई लंबा बंदा आपके सामने से गुजरेगा, वो होगा 6 फुट 1 इंच का, फिर चलते चलते कोई एक आधा, शायद कोई बहुत छोटा बंदा है 5 फुट 0 इंच। तो अगर इस डाटे को हम जरा एनालाइज करें तो हमें नजर आ रहा है कि आमतौर पे मिड वैल्यूज ज्यादा होती हैं और एक्सट्रीम वैल्यूज कम होती हैं। कोई सेंस बनती है? क्लासों में भी ऐसा होता है कि 5-6 एवरेज स्टूडेंट होते हैं, कोई बहुत ही कमाल बंदा होता है और एक कोई बिल्कुल ही बेकार बंदा होता है। ऐसे ही है। इसी तरह हर टीम में भी कुछ 6-7 काम के लोग होते हैं, 2 अच्छे प्लेयर्स होते हैं, 2 बेकार प्लेयर्स होते हैं। तो एक ये यूनिवर्सल रूल तो ना कहें, ये एक कॉमन चीज है कि आमतौर पे डाटा मिड के करीब इकट्ठा हो जाता है। इससे अगर हम ग्राफ में दिखाने की कोशिश करें, कुछ इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि आमतौर में मिड के करीब ज्यादा सारा डाटा है। मिड का भी यहाँ क्या मतलब है? मिड हाइट 5 फुट 10 इंच, इसे आप कह लें 6 फुट 6 इंच, और इसे आप कह लें 5 फुट पूरा। अब आमतौर पे मिड वैल्यू ज्यादा सारी होती हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व, यहां ज्यादा फिगर्स आई, यहां कम फिगर्स आई, यहां कर्व कम फिगर्स आई। आमतौर पे डाटा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उससे आप कह सकते हैं दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आमतौर पे डाटा इस साइड का होता है। अब
फ्रीक्वेंसी कर्व क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी कर्व आपके सामने ये है कि शुरू में छोटी छोटी वैल्यूज कम थी, मिडिल वैल्यूज ज्यादा सारी थी और एक्सट्रीम लार्ज वैल्यूज भी बहुत कम थी। तो इस किस्म का आपके सामने डाटा का फ्रीक्वेंसी कर्व आ गया। अब अगर डाटा टेल की लॉन्गर टेल टू द लेफ्ट है, लेफ्ट इस साइड पे उसकी टेल है, इस किस्म का ग्राफ है, तो इस वाले ग्राफ को आप क्या कहेंगे? क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं, ये सिमेट्रिकल तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ये सिमेट्रिकल है, चेक करें, दोनों साइडों पे इक्वल किस्म की टेल्स हैं, लेकिन ये ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा है। अब ये ग्राफ किस साइड पे टेढ़ा है? राइट साइड पे कि लेफ्ट साइड पे? लेफ्ट साइड पे टेढ़ा है, तो इसे हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहेंगे या नेगेटिवली स्क्यूड? समझ आया तरीकेकार? मैं चाहूंगा कि एक दफा आप इसकी प्रोफेशनल किस्म की एग्जांपल भी देख लें। इसके लिए कौन से चैप्टर के नोट्स खोलूं भला? 7 के 8 के? 7 के ले जी। क्यूईटी वालों, आपको क्यूएम की थोड़ी सी झलक दिखाई जाए। चैप्टर 7 के नोट्स, ये ग्राफ चेक करें जरा। सिमेट्रिक डाटा इस तरह का होता है, कुछ इस किस्म की शक्ल है, और स्क्यूड डाटा इस तरह का होता है, लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड। तो कौन सी वाली टेल लंबी है? ये वाला। तो ये वाली डायग्राम नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है? लिखा हुआ भी है। तो ये डायग्राम जरा माइंड में रखिएगा। तो हमने कहा कि जिसकी टेल लेफ्ट साइड पे ज्यादा लंबी है उसे आप कहेंगे नेगेटिवली स्क्यूड। By converting 13 1/4 into a decimal, the answer will be 13 1/4 का क्या मतलब है? इस किस्म का आपके सामने फ्रैक्शन होगा। क्या आपको याद है इस तरह वाले फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करते होते थे? अगर नहीं याद, कोई टेंशन नहीं, मैं याद कराता हूं। ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इसमें ऐड होता है। तो 13 4 जा व्हाट? +1। 53/4 लिखें कैलकुलेटर पे, देखें डेसिमल्स में क्या आंसर आता है। 13.25। क्या कोई ऑप्शन भी है? 13.25। ले जी, सही लग रहा है। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग -4,6 एंड 6,3 इज, कुछ याद है कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होता था? स्लोप का फॉर्मूला होता था y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। y2 कौन है? 3 माइनस y1 क्या है? डिवाइडेड बाय x2 क्या है? 6 -4। 3 - 6 क्या आया? डिवाइड बाय 6 + 4 क्या आया? क्या इससे मिलती जुलती कोई स्लोप है? -3/10। सी The graph of y is equal to 3x - 1 cuts the x-axis at। इंटरसेप्ट की बात नहीं हो रही क्या? हमने कहा था इंटरसेप्ट वो जगह होती है जहां लाइन क्रॉस करती है उस वाले एक्सिस से। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने क्या जीरो रखना है? y जीरो रखना है। तो अगर इक्वेशन है आपकी y is equal to 3x - 1, y जीरो कर दिया, 3x is equal to what? 1, x is equal to 1/3। क्या कोई ऑप्शन है? एक दफा गौर कर लें, कोई इशू तो नहीं। इक्वेशन आपको गिवन थी, आपने x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y जीरो कर दिया, तो देखें क्या आंसर आया। कैसे हमने इसे रीअरेंज किया? ये +1 उधर जाके -1 उधर जाके +1 हो गया, 3x एट इज इट इज है। तो x क्या आया? x is equal to 1/3। आ रही है समझ? Graph of the following inequality on the number x/7 is less than 3। अब ये लाइनों को गौर से देखना पड़ेगा। नजर आ रही है? जूम करें, जूम कर लेते हैं।
x ओवर 7 लेस देन 3। पहले ऑप्शंस की तरफ बाद में देखेंगे, पहले x की वैल्यूज अगर हम अपनी मर्जी से अज्यूम करके देखें कि x अगर हमने 1 लिखा, 1 ओवर 7 रेज टू स्मॉलर देन 3, कौन कौन सी लाइन इस पे पूरा उतर रही है? अगर हम 1 रखने से तो हमारा खैर कोई फायदा नहीं हुआ, डायरेक्ट फिर आंसर की तरफ ही आते हैं। 7 का टेबल है, हाँ जी है, ये कहां तक जा रही है लाइन? नेगेटिव, तो ये चारों ही अनलिमिटेड जा रही हैं, 42 पे भी जाके बस नहीं हो रही। लेकिन 7 का टेबल 3 से अंदर अंदर रहने, अगर हम कहें कि 7 3 जा व्हाट 21, इनमें से कौन सी लाइन है जो 21 तक जा रही है? उससे पीछे पीछे ही है। ये जा रही है 28 तक। ये कहां तक जा रही है? ये आपकी जा रही है 0 7 14, 14 से थोड़ा सा आगे लेकिन 21 से थोड़ा सा पीछे। अब जरा गौर करें, x डिवाइडेड बाय 7 स्मॉलर देन 3, यानी कि 21 से पहले पहले इक्वल्स टू 21 नहीं है। अगर तो इक्वल्स टू लेस देन 21 होता, हम कहते हैं अगर 21 पे भी डॉट आ रहा है तो वो ठीक है, लेकिन हमने 21 से पीछे पीछे रहना है। तो कौन सी ऐसी लाइन है जो 21 से थोड़ा सा पीछे है? ऑप्शन डी तो पूरा 21 पे ये हो नहीं सकता। ऑप्शन बी पहुंचा हुआ है 28 पे, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए है 21 और 28 के बीच में, ये भी नहीं हो सकता। पीछे क्या बचा? जो 14 से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन 21 से पीछे पीछे। 21 आया कैसे? 7 के टेबल की बात हो रही है और 7 3 जा, ये वाला 7 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 3 जा 21। 28 तक नहीं जाना, 21 पे भी नहीं जाना। लेकिन अगर यहां थोड़ा सा लाइन चेंज होती, अगर यहां लिखा होता x ओवर 7 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 33, हमारा फिर ये वाला ऑप्शन होता, 21 भी इंक्लूडेड होता। यहां उसने कहा है स्मॉलर देन 21, तो 21 को खबरदार किसी ने हाथ लगाया, 21 से थोड़ा थोड़ा पीछे। What is the least number that must be added to 1056 so that the sum is completely divisible by 23? ले जी, ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा। 1056 मैंने 4 दफा लिखा, इसमें ये चारों ऐड करें जरा, 21 18 3 और 2, प्लस 21 प्लस 18 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय व्हाट? कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23। जो भी आंसर आता है उसे 23 से डिवाइड करें। आंसर जहां पॉइंट्स में नहीं आ रहा वही आपका सही आंसर होगा। पहला पॉइंट्स में आ रहा है, पहला नहीं हो सकता। आगे चलें। ऊपर वाला 21 18 फिर 3 फिर 2, अच्छा दोनों सारी जगह 23 आना चाहिए, 24 नहीं है 23 ही है। हाँ जी, कोई ऐसी जगह जहां पॉइंट्स में आंसर ना आ रहा। डी 1056 डिवाइड बाय 20 1058 डिवाइड बाय 23, ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूं। ऑप्शन डी जो आपका है वो है ठीक। Two students appeared at an examination. अच्छा, एक ने दूसरे से 9 नंबर ज्यादा लिए और दूसरे वाले के मार्क्स 56% ऑफ द सम ऑफ द मार्क्स थे। तो बताएं दोनों के मार्क्स कितने थे? पढ़ के शायद थोड़ी सी परेशानी हुई है, कोई मसला नहीं, दोबारा पढ़ें और साथ साथ इक्वेशंस बना लें। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन अदर का क्या मतलब हुआ? एक के मार्क्स में कह रहा हूं x थे, दूसरे के मार्क्स मैंने कहा है y। आपस में क्या रिश्ता है? वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर। x वाले बंदे ने x इज इक्वल टू y प्लस 9 के y में 9 नंबर ऐड करें तो वो x के बराबर होगा। इक्वेशन की सेंस बन रही है? कैसे बनाई हमने? हमने कहा कि एक x था एक y था, y
x से थोड़ा सा पीछे है, x y से 9 आगे, इससे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि x माइनस 9 इज इक्वल टू वाई, जैसा आपको ठीक लगे। हमने इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन बना ली। अब पढ़ें अगली बात, अगला वो आगे क्या कह रहा है, एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। दूसरी इक्वेशन हम ये बना सकते हैं कि 0.56x प्लस 0.44y इज इक्वल टू 1। कैसे भला? दोनों की परसेंटेज मिला कि 100% बनती, तो टोटल मार्क्स में से 56% मार्क्स x के थे और 44% मार्क्स जो थे वो y के थे, और 56 प्लस 44 मिला के आपका हो जाएगा 100। अब आपने पुट करनी है वैल्यूज, बताएं इनमें से इजी कौन सा लग रहा है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 9 या y माइनस 9 इज इक्वल टू वाई। हमने कहा इस x की वैल्यू को उठा के इधर पुट कर दें, यानी कि 0.56 इंटू वाई प्लस 9 प्लस 44y इज इक्वल टू 1। करें सॉल्व। y 0.56 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 0.56y प्लस 0.56 को 99 से मल्टीप्लाई करें, 5.0 प्लस 5.04 प्लस 0.44y इज इक्वल टू 1। आगे क्या सॉल्व करें, 5.04 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0.56y प्लस 0.44y इज इक्वल टू 1 माइनस 5.04। -4.04 आ रहा है। यस, और 56y प्लस 44y कितना बना, 100। यानी कि इक्वेशंस में कुछ गड़बड़ है, वरना आंसर आपका -4.04 आएगा, जो कि किसी तरह सही नहीं है। लेट्स सी कहां एरर है। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर, x इज इक्वल टू वाई प्लस 9। पहली इक्वेशन हमने बिल्कुल ठीक बनाई। एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। वापस आए सेकंड इक्वेशन की तरफ, क्यों ना, मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ हमने एरर किया है, कोई मसला नहीं, दोबारा देख लें। 56 100% नहीं है। हमने कहा कि 56 x प्लस वाई, सम ऑफ देयर मार्क्स x प्लस वाई बनेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना भला, 0.56x प्लस 0.46y। अब दोबारा जरा x की वैल्यू पुट करके देखें, उससे भी आंसर नहीं आएगा। हमारे पास तीसरा तरीका है, आप बस वैल्यूज पुट करें। y प्लस 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.56 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, y प्लस 9 प्लस 0.46y। 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0.56y, और ये क्या आया था, 5.04। ले जी सॉल्व करें इस तरह कि आपका y एक तरफ सारी फिगर्स आ जाएं और x की सारी फिगर्स एक तरफ आ जाएं। तो 2y माइनस 0.56y माइनस 0.46y इज इक्वल टू 5.04 माइनस 9। वंस अगेन हमें लग रहा है कि हमारा आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा, ओ सॉरी माइनस में आ जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं, तीसरे तरीके से ट्राई करेंगे, खाली नहीं जाने देना इस सवाल को। नई क्वेश्चंस बन रही, कोई टेंशन नहीं, हमारे पास एमसीक्यूज तो हैं, हमारे पास ऑप्शंस तो हैं, क्यों ना हम ट्रायल एंड एरर पे ट्राई कर लें। ऑप्शन ए और ऑप्शन ए के दोनों पार्ट्स है, क्या इनमें 9 का डिफरेंस है? इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। लो जी, पहली जो थी रिक्वायरमेंट 9 मार्क्स मोर देन द अदर, वो वाली तो सच हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इनका ऐड करो तो
तो जो ज़्यादा वाला मार्क्स वाला है वो टोटल का 56 बनेगा। तो ज़रा ऐड करें, पहले ऑप्शन में क्या बनेगा 69, तो 39 और 69 कितने होते हैं, परसेंटेज निकालें ज़रा। हाँ, दोनों को ऐड करें। उसने कहा है कि दोनों सम मार्क्स को ऐड करो तो उनका 56 बनती है बड़े वाले बच्चे की नंबर। दोनों को ऐड करें, 39 प्लस 30 क्या होगा 69, तो 39 डिवाइड बाई 69 कैलकुलेटर से पूछें 0.56, तुक्का लग गया, पहले ही आंसर हमारा सही है। चलो कोई नहीं, मजीद तसल्ली कर लेते हैं। ऑप्शन बी चेक करें, 41 प्लस 32 कितने होते हैं 73, 41 डिवाइडेड बाय 73 क्या होता है, जीरो 0.5616, 56 एग्जैक्ट नहीं है। अगले ऑप्शन ट्राई करें, 42 प्लस 33 क्या होता है 75, व्हाट डिवाइड बाय 75, 42 डिवाइड बाय 75, ऊपर वाला जो है वो फिर 0.5652 है पहला। 56, पहला वाला भी 5652 है। ले जी आगे देखें, इनमें से क्या पता कोई एग्जैक्ट 56 वाला भी हो। दूसरा वाला 56.16 है। 16 है, ठीक है। तीसरा वाला देखें 56 पॉइंट, तीसरा तीसरा 0.56 पूरा 0.56। ये चीज़ हमारा तुक्का पहला वाला गलत था क्योंकि पॉइंट्स में आंसर था। चलें चौथा भी ट्राई कर रहे हैं, 77, 43 डिवाइड बाय 77, 0.558 यानी कि 55.8%। ऑप्शन सी सही है, कुछ समझ आई? कोई बात नहीं, दोबारा देख लें। दो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, हमने कहा कि एक के नंबर दूसरे नंबर के नंबरों से 9 ज़्यादा हैं। हमने इक्वेशंस बनाने की कोशिश की, थोड़ा सा एरर हुआ, कोई मसला नहीं। हमने कहा हमारे पास ऑप्शंस है ना, उन पे ट्राई करके देख लेंगे कहाँ ये निशानियाँ पूरी उतरती हैं। पहली निशानी ये थी कि एक के नंबर दूसरे से 9 ज़्यादा होंगे। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि दूसरे के नंबर इससे 9 ज़्यादा हैं? तो 30 प्लस 9 39 होता है, 32 प्लस 9 41 होता है, 33 प्लस 9 42 और 34 प्लस 9 43 होता। तो अगर तो ये कोई आसान सवाल होता तो इनमें से 2 ऑप्शन तो पहले ही कट जाते हैं। हम बाकी 2 ऑप्शंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब यहाँ चारों ही उस पर कंडीशंस पूरी हो गई, हमने कहा कोई टेंशन नहीं, हम जो दूसरी कंडीशन है वो लगा के देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि x प्लस वाई, x और y को ऐड करो तो जो टोटल नंबर आएंगे उनकी परसेंटेज का 56% जो मार्क्स होंगे वो x के होंगे, बड़े वाले नंबर के होंगे, उस वाले स्टूडेंट के होंगे जिसने ज्यादा मार्क्स लिए हैं, दूसरे से 9 नंबर ज्यादा। हमने बारी बारी चारों ऑप्शंस के टोटल नंबर्स को ऐड किया, 69, 73, 75 और 77, और हमने किस से डिवाइड किया? जो बड़े वाले भाई के नंबर थे, 39 वाले के, 41 वाले के, 42 वाले के और 43 वाले के। तो किसी का आंसर आया 56.52, किसी का आंसर आया 56.16, किसी का आंसर आया 56 और आखिरी वाले का आंसर 55 पॉइंट समथिंग था। तो बुक ने हमसे कहा क्या? उसने कहा कि एग्जैक्ट 56, तो एग्जैक्ट 56 का आंसर आ रहा है 42 डिवाइड बाय 75। तो यहां दोनों कंडीशंस पूरी हो गई। दोनों भाइयों में 9 नंबर का गैप भी है और इसके मार्क्स, इन दोनों के मार्क्स को मिला के उसका 56% बनता है। थोड़ा सा बेहतर है, वेरी गुड। और आज का आखिरी सवाल, फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल थे, उसने 40% एप्पल्स बेच दिए और उसके पास अभी भी 42 एप्पल्स हैं। तो उसके पास पहले कितने एप्पल्स थे? क्या इक्वेशन बनेगी? हमने कहा हमारे पास कोई x नंबर ऑफ एप्पल्स थे माइनस 0.40 यानी कि 40% एप्पल, 0.4x एप्पल्स उसने बेच दिए, पीछे बचे 420 एप्पल्स। करें जरा कैलकुलेट, 1x माइनस 0.4 क्या बना? 0.6x इज इक्वल टू 420। 420 डिवाइड बाय 0.6 कैलकुलेटर से पूछें क्या होता है।
एक दफा तसल्ली भी कर लें क्या वाकई 700 आना चाहिए। 700 एप्पल्स टोटल थे, माइनस 700 का 40% क्या होता है 702.4, 280। 700 में से 280 निकालो, पीछे कितने बचे एप्पल्स 420। ये थी हमारी आज की क्लास। हमने आई कैप लेवल के कोई 30 सवाल किए। कोई ऐसा सवाल जिसने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हो तो शायद हम कह सकते हैं एक आखिरी सवाल था, होना ऐसे इक्वेशन से चाहिए था, लेकिन हमने क्या सीखा, इक्वेशंस नहीं बन रही तो ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी, दूसरे तरीके भी हमारे पास होते हैं। तो हर ऐसे मौके पर मैं आपको, जो मैंने क्यूएम में आपको एक टिप देनी थी, मैं आपको आज ही दे देता हूँ। एमसीक्यू सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप स्टेटमेंट पढ़ें, भूल जाएं कि ये एमसीक्यू है, आप खुद इसे सॉल्व करें जैसे हमने अभी किया है। आपने कैलकुलेशन की, आपने कहा आंसर 700 आना चाहिए, आपने देखा कि हाँ भाई 700 कोई ऑप्शन है, आपने 700 पे टिक कर दिया। दूसरा तरीका ये होता है कि आपसे इक्वेशन नहीं बन रही है, आपसे सवाल ओरिजिनल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं, आप एमसीक्यू का एक एक ऑप्शन उठाएं और उसमें फिर चेक करें कि क्या इसके ऊपर ये पूरी उतर रही है कि नहीं। आखिरी वाला सवाल दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन है यहाँ 500 एप्पल्स, मेरे पास 500 एप्पल्स थे, मैंने 500 का 40% बेच दिया। 500 का 0.4 क्या होता है 200। 500 में से 200 लेस किया, क्या 500 में से 200 लेस करो तो 480 आता है? नहीं, आंसर 300 आता है। हमने कह दिया ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 600 एप्पल्स थे, 600 का 0.4 क्या होता है 600 माइनस 240, 280 होता है? नहीं होता। अब हमें पता है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ट्राई कर लेते हैं। 650 का 40% क्या होता है 650 माइनस 260 कितने होते हैं? क्या 280 होते हैं? 280 नहीं होते। तो आपका पीछे घूम फिर के एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज 700। तो प्रैक्टिस आपने इस हिसाब से करनी थी। कोशिश करें पहले तरीके से सवाल करें, भूल जाएं कि एमसीक्यू है, उसे खुद सॉल्व करें, फिर ढूंढें कौन सा ऑप्शन सही है। आपने मेरे मुंह से लाइन शायद 2-3 दफा सुनी हो, हाँ भाई क्या 700 कोई ऑप्शन है, हाँ क्या 0.56 कोई ऑप्शन है। तो ये आपकी मेंटेलिटी होना चाहिए कि एमसीक्यू ही होगा। आपने ऐसे एक प्रॉपर सवाल समझ के सॉल्व करना है, फिर ढूंढना है कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। नहीं हो रहा, इंस्टेड ऑफ कि आप नाराज हो जाएं या तुक्का मारें, आप दूसरे तरीके की तरफ जाएं। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शंस ए बी सी डी चारों अप्लाई करके देखें स्टेटमेंट पे, तो आपका सही आंसर आ जाना चाहिए। पूरे 6 बजे हम क्लास एंड कर रहे हैं, वक्त की पाबंदी अलग बात, हमने क्लास लेट शुरू की थी, लेकिन चलें, होपफुली आज की क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अगली क्लास से होपफुली हम एनालिटिकल वो स्टार्ट करेंगे अगले जुमे तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।